Hello everyone, welcome back, and today we are going to start question number 12 of the investment decision. क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में और बताऊंगा जो शायद हमने अभी तक नहीं देखा हो. सो वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े मतलब एकदम इतना डिटेल में उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है. सो इसीलिए हम उसको क्वेश्चंस के साथ में देखेंगे. सो इस वाले लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ में देखेंगे. आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन यानी एक तरह का ये एग्जाम्पल रहेगा जिसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. ध्यान देंगे सर. RPLC इज कंसिडरिंग टू मॉडर्नाइज इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड इट हैज़ टू प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन. The expected cash flows associated with these projects and their NPV as per discounting rate of 12% and IRR is as follows. So ध्यान देंगे RPLC कंसिडर कर रही है कि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को नए तरीके से मतलब मॉडर्नाइज करना चाहती है. यानी कि अपने जिस तरीके से वो प्रोडक्शन करते आ रही थी शायद लेबर के थ्रू, तो वो अब मोर टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करना चाहती है. वो टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोडक्शन करना चाहती है. सो मशीन्स लाई जाएगी, नए नए तरह की मशीन्स लाई जाएगी जिससे स्पीड बढ़ जाए प्रोडक्शन की और टाइम कम हो और खर्चा भी कम हो. एंड इट हैज़ टू प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन. और इन सब के लिए दो चीज़ें हैं, दो प्रपोजल है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी. ध्यान देंगे. द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट्स एंड देयर NPV एज पर डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 12% एंड IRR इज एज फॉलोज. नीचे में अगर देखेंगे तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों के आपको कैश फ्लोज दिख रहे हैं कि जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि अभी कितना आउटफ्लो किया. प्रोजेक्ट ए में 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट बी में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और फिर 1 से लेकर 6 साल तक प्रोजेक्ट ए में इन्फ्लोज हो रहे हैं और प्रोजेक्ट बी में सिर्फ 3 साल तक इन्फ्लोज हो रहे हैं. NPV अगर 12% से डिस्काउंटिंग किया जाए प्रोजेक्ट ए को और बी को तो 649,094 पाउंड्स का NPV प्रोजेक्ट ए में है, प्रोजेक्ट बी में 5 लाख के आसपास है पाउंड्स. और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए का कम है लेकिन प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है. विच प्रोजेक्ट शुड RPLC एक्सेप्ट? RPLC शुड एक्सेप्ट. अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पाउंड यूज़ किया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि ये कंपनी जो है ये बाहर की कंपनी है. लेट्स से इंग्लैंड की कंपनी होगी. PLC यानी कि अपना पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है. RPLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो हम जैसे PVT लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, वैसे ये PLC लिखते हैं. ठीक है. हम क्या लिखते हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है हमारे यहाँ पे लिस्टेड होती है तो हम लिखते हैं कि जैसे कॉन्फ्रेंस है, सो कॉन्फ्रेंस लिमिटेड लिखेंगे हम. अभी मैं लिखता हूँ कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है. अब देखो प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट शुड RPLC शुड एक्सेप्ट. अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको लिखनी है. ठीक है. सो नोट डाउन करना शुरू करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. ठीक है. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको डिक्टेट किया हुआ है मैंने, वो चीज़ आपको लिखनी है. पहली चीज, अकॉर्डिंग टू द NPV रूल लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू द NPV रूल, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड because it has higher net present value, because it has higher net present value than project B, because it has higher net present value than project B. full stop देखे. but comma according to the IRR rule, according to the IRR rule, project B should be accepted. According to the IRR rule, project B should be accepted because it has higher IRR than project A. Because it has higher IRR than project A. फुल स्टॉप देंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. अब आप यहाँ बात समझ लो कि NPV अगर देखते हैं हम तो प्रोजेक्ट ए हमारा डिसीजन निकलता है. IRR अगर हम देखते हैं तो यहाँ प्रोजेक्ट बी डिसीजन निकलता है.
अब इंस्टीट्यूट ने दोनों चीजें दोनों चीजें आपको इसमें दे दी, एनपीवी भी दे दिया, आईआरआर भी दे दिया। कोई भी एक दिया रहता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती कि कोई भी एक चीज हम सिलेक्ट करते हैं, आईआरआर के हिसाब से प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करके कहानी खत्म करते, और एनपीवी दिया रहता तो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करके हम कहानी खत्म करते। अब यहाँ पे दोनों चीजें दी हुई है तो आप अटक गए। अब आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे सर हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है। अब इस नए कॉन्सेप्ट को मैं आपको इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ साथ मैं समझाता हूँ। दो कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक में लाइफ को इक्वलाइज करना बोलते हैं, ठीक है, इक्वलाइजेशन ऑफ द लाइफ, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट कैश फ्लो निकालना एनुअल। सो ध्यान दो, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है सर? रिप्लेसमेंट चेन और कॉमन लाइफ मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड और कॉमन लाइफ मेथड या इक्विवेलेंट लाइफ मेथड। इक्विवेलेंट लाइफ तो चलो नीचे ले लेंगे अपन। रिप्लेसमेंट चेन मेथड और कॉमन लाइफ मेथड का मतलब क्या होता है? आप एक चीज ध्यान देना, आप ये प्रोजेक्ट ए को भी नहीं सिलेक्ट कर सकते और बी को भी नहीं सिलेक्ट कर सकते एनपीवी और आईआरआर अगर आपको दिया हुआ है तो। क्यों? रीजन बीइंग, अच्छा आपने लिखा ना, नेक्स्ट लाइन मैंने बोला था लिखने के लिए, आप वहां से शुरू करो, मैं आपको बताता हूं। हाउएवर इट इज नॉट फेयर टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, however it is not fair to select the project on the basis of net present value or internal rate of return in this case. However, it is not fair to select the project on the basis of NPV or IRR in this case because of the unequal life of both the projects. Because of unequal life of both the projects. फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ अनइक्वल लाइफ ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स। बिकॉज प्रोजेक्ट बी की लाइफ 3 साल है और प्रोजेक्ट ए की लाइफ 6 साल है, तो ये जायज सी बात है कि प्रोजेक्ट ए में ज्यादा इन्फ्लोज आने के चांसेस है और आए हैं। एनपीवी प्रोजेक्ट ए का ज्यादा है, लेकिन आईआरआर अगर आप देखोगे तो वो प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है, क्योंकि कम ही समय में शायद पैसा रिकवर हो गया हो और बाकी बचा हुआ पैसा आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा हो। तो ये दिक्कत आ जाती है यहाँ पे जहाँ पे लाइफ ही अनइक्वल हो और जहाँ पे दो प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग है, 3 साल 6 साल 4 साल 6 साल, वहाँ पे ये एनपीवी और आईआरआर का रूल आपको शायद आंसर सही नहीं दे। तो यहाँ पे आपको दूसरा रूल अपनाना पड़ेगा। अब ये दूसरा रूल अपनाने के लिए एनपीवी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जहाँ तक आप आ चुके हो एनपीवी जो निकाला जा चुका है वो तो निकालना ही पड़ेगा जो क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ सर कि इसके अलावा कौन सी दो मेथड है जिसके भरोसे हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। पहला मेथड है रिप्लेसमेंट चेन मेथड। अब ये रिप्लेसमेंट चेन मेथड में क्या होता है मैं ये चीज़ भी बताता हूँ। आप क्या करोगे पता है? पहले तो सबका बेसिस, दोनों जो मेथड हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ये इसका एक ही पर्पज है कि यार जो दो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उन दोनों का बेसिस सेम रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस को कंपेयर किया जा सकता है दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ वो कंपेयर नहीं किया जा सकता विराट कोहली से, बिकॉज विराट कोहली प्रोफेशनल है, वो सालों से क्रिकेट खेलता आया है, उनका डेली काम यही है, मेरा डेली काम यही नहीं है। तो आप हम दोनों को कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते कि सर विराट कोहली अच्छा खेलता है, मयंक कोठारी अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, बिकॉज जो कंपैरिजन का बेसिस है वो ही गलत है। आई बात समझ में? घर में मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते पापा कितना अच्छा खाना बनाते, क्योंकि अगर मम्मी ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया आज तक तो मम्मी ज़्यादा खाना अच्छा बनाएगी। अगर पापा ने घर पे कुकिंग में अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा तो पापा जायज़ सी बात है खाना अच्छा बनाएंगे। सो ऐसे केस में कंपैरिजन जो है या रैंकिंग जो करना होता है तो वो फेयर नहीं होता, बिकॉज बेसिस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में एटलीस्ट लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी सेम। अब पहली प्रोजेक्ट की लाइफ है 6 साल, दूसरे प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 साल, और यहाँ पे आ गई दिक्कत। सो इसीलिए हम रिप्लेसमेंट चेन मेथड यूज करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, रिप्लेसमेंट चेन मेथड में होगा क्या? जिस तरह से क्वेश्चन को मैंने देखा तो मैंने पाया कि प्रोजेक्ट बी जो है वो 3 साल का है। अगर प्रोजेक्ट बी को मैं 2 बार रिपीट करूं तो 6 साल 6 साल हो सकता है,
यानी कि अगर आपको कंपेयर करना है तो 2 प्रोजेक्ट बी और 1 प्रोजेक्ट ए को कंपेयर करो। जैसे ही 3 साल खत्म होंगे प्रोजेक्ट बी के, वापस से हम यही प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे और मान के चलते हैं कि सेम कैश फ्लोज होगी, आउटफ्लो भी, इनफ्लो भी, इनफ्लो भी। ठीक है, एक सेकंड। तो आपको ये मानना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट चेन मेथड। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। सिंस द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ए इज 6 years and project B is 3 years. To equalize lives, we can have second opportunity of investing in project B. मतलब प्रोजेक्ट बी में आप दूसरी बार इन्वेस्ट करो आफ्टर वन टाइम इन्वेस्टिंग। एक बार जब 3 साल खत्म हो जाता है तो वापस प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करो। द पोजीशन ऑफ कैश फ्लोज इन सच सिचुएशन विल बी एज फॉलोज। अब इस केस में कैश फ्लोज कैसे होंगे ध्यान देना। पहले देख लो कि प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज क्या थे। 0 पॉइंट पे 20 लाख गया, पहले साल में 7 लाख आया, दूसरे साल में 13 लाख आया और तीसरे साल में 12 लाख आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट पे 20 लाख, फिर 7 लाख, फिर 13 लाख और फिर 12 लाख। अब यहीं पे तीसरे साल के एंड में ध्यान देंगे, हम दूसरा प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर रहे हैं। यानी कि तीसरे साल का एंड हो या चौथे साल का बिगिनिंग हो, टाइमिंग एक ही है। इसलिए 12 लाख के नीचे फिर से 20 लाख आया जो इन्वेस्टमेंट वापस करेंगे। फिर आएगा 7, 13 और 12, और 3 साल रिपीट करना है तो यही 12 के नीचे में फिर से 20 आएगा और फिर वापस 7, 13, 12, फिर से 20, फिर 7, 13, 12। आई बात समझ में आपको। हमको इक्वलाइज करना था तो हमने सिर्फ एक ही बार प्रोजेक्ट लिया। ध्यान देंगे अब, एनपीवी ऑफ द एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ 6 year प्रोजेक्ट्स, 6 years of project B shall be 882,403, 882,403 and IRR of 25.20% accordingly। ध्यान देंगे 3 साल की जो प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5,15,000, इन्होंने डिस्काउंटिंग रेट दिया ना 12%। तो अब देखो मैं आपको एक चीज कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन 11। प्रोजेक्ट ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 साल का 6 साल तक ही रखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ले लो, मैं उसके आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप सिर्फ इतना मत लिखना, वो जो पूरा स्लाइड्स आपको मिलेगी, स्लाइड्स आपको रेफर करनी पड़ेगी। यहाँ ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 लाख गया, फिर 7, 13 और 12 ना, यहाँ मैं 8 लाख गया ये लिखूंगा। क्यों 8 लाख गया ये लिख रहा हूँ, 12 लाख आया, 12 ही है ना, 12 लाख आया तीसरे साल में, और उसी टाइम पे एंड पे, तीसरे साल के एंड पे 20 लाख गया, नया प्रोजेक्ट वापस लिया तो। सो 20 लाख गया, 12 आया, 8 गया, फिर 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख। अब हम फैक्टर्स लेंगे, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507 मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो 20 लाख ही रहेगा, फिर 7 लाख into 0.893, that's 625,100, 10,3600, 854,400, 8 लाख गए तो 0.636 से मल्टीप्लाई होगा, 508,800। अच्छा नहीं सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ तो ये अलग हटेगा। 8 लाख इंटू 0.712, दैट्स 569,600, फिर 7 लाख, 7 lakhs into 0.636, that's 442, sorry
445 200 13.567 that's 737 100 and 12 lakhs into 0.507 that's 608 400 अब कर लो टोटल अच्छा सॉरी एक फिगर नेगेटिव थी यहाँ पे ये 20 लाख तो कितना आया एनपीवी हमारा 882 300 पाउंड का एनपीवी यही था वहाँ पे। मैं फिर से आपको ले जाता हूँ समझ में भी तो आना चाहिए ना आंसर कहाँ से आया। अगर आप देखोगे तो 882 यहाँ पे 403 है, मेरे यहाँ पे 300 आया, यानी 100 रुपये का 100 पाउंड का फ़र्क है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ। इन्होंने जो निकाला है इसकी वर्किंग नहीं दी है, तो इन्होंने हो सकता है 4 डिजिट लेके निकाला होगा, मैंने 3 डिजिट लेके निकाला है, और इतना एग्ज़ाम में भी चलता है, तो नो दिक्कत अबाउट इट। और IRR उन्होंने कहा है 25.20% है। IRR में देखो, IRR में एज सच इतना बदलाव नहीं रहता। 25.20% ही आपका IRR आएगा जब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो, तो वो नहीं बदलता। वो आप एक बार चेक करके देख लेना आंसर। अकॉर्डिंगली विथ एक्सटेंडेड, अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली विथ एक्सटेंडेड लाइफ NPV ऑफ प्रोजेक्ट B अपीयर्स टू बी मोर अट्रैक्टिव। वाई 882,403 लिखता हूँ मैं, ध्यान दो। या ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आई थिंक चार्जिंग का इशू है, एक सेकंड होल्ड करना। दो मिनट रुक जाइए बस, चार्जिंग का इशू था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 882 300 लिखो, 400 लिखो। अब आप एक चीज़ बताओ, ये 6 साल के, इसमें ये भी 6 साल की NPV, ये भी 6 साल की NPV। अब प्रोजेक्ट B सही लग रहा है आपको? 6 साल तक अगर दोनों प्रोजेक्ट को चलाए तो सबसे ज़्यादा पैसा किस में कमा रहे हैं हम? प्रोजेक्ट B में। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अकॉर्डिंगली विद द एक्सटेंडेड। अच्छा, ये आया नहीं ना, सॉरी, आपके इसमें ये आया नहीं। Accordingly, with the extended life NPV of the project B, it appears to be more attractive. तो इतना आपको समझा क्या? मैंने क्या किया सर, बहुत ही सिंपल सी बात थी, 3 साल का प्रोजेक्ट को 6 साल में ले लिया, अब दोनों की लाइफ बराबर हो गई। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे सर यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, इजी क्वेश्चन के साथ में समझाया। अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम रही कि मान लो प्रोजेक्ट ए की लाइफ होती 7 साल 7 ईयर्स एंड प्रोजेक्ट बी की लाइफ होती 3 ईयर्स, तब क्या करते? तब इस प्रोजेक्ट में, तब इस मेथड में कैलकुलेशंस आपके बढ़ जाते हैं, जो ये रिप्लेसमेंट चेन मेथड है। कैसे बढ़ते हैं?
क्योंकि 7 और 3 में कॉमन जो फैक्टर है वो आपको लेना पड़ेगा कॉमन लाइफ के लिए। तो 7 साल का जो प्रोजेक्ट था, 7 ईयर्स का जो प्रोजेक्ट था, वो 7 और 3 मिला के कितना होता है, 7 × 3 21 होता है। 21 इज अ कॉमन फैक्टर इन बिटवीन दीज टू। सो 7 ईयर वाला प्रोजेक्ट 3 बार लेना पड़ेगा, यानी 2 बार और लेना पड़ेगा। 21 ईयर्स तक कैलकुलेशन करो, उसके एनपीवी निकालो। और जो 3 ईयर्स वाला प्रोजेक्ट था उसको 7 टाइम्स लेना पड़ेगा 21 ईयर्स तक, और उसके एनपीवी निकालना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21। कितना सारा कैलकुलेशन हो जाएगा और एग्जाम में कितना टाइम जाएगा, सोचो। मेथड तो उन्होंने दी है, उसके पॉजिटिव साइड ये है कि अगर 3 ईयर्स और 6 ईयर्स होते हैं, 2 ईयर्स 4 ईयर होता है, या 2 ईयर्स और 10 ईयर्स भी होता, तो 2 और 10 में 5 ईयर्स का फ़र्क है, तो 2 ईयर्स मतलब 5 टाइम्स का फ़र्क है। तो 2 ईयर्स वाला प्रोजेक्ट हम 5 टाइम्स लेके कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो ऐसे टाइम पे पॉसिबल नहीं है जब 7 और 3 हो। 4 और आपका मान लो 4 और 5 रहा, सो 20 ईयर्स तक जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे सर हमने कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए? ऐसे टाइम पे हम यूज़ करेंगे मेथड इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया। इसको ये भी बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, EAC लिख के रख लेना आपने इसमें, ठीक है। सो ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है। मेथड डिस्कस्ड अबव हैज वन ड्रॉबैक। एक लूप होल है जो ऊपर हमने मेथड देखी थी उसमें। When we have to compare two projects, one has a life of 3 years and other has a life of 5 years. In such cases, the above method shall require analysis of the period of 15 years, 3 into 5. That is the common multiple of these two values. जो भी लाइफ होती है उनके बीच में जो कॉमन लाइफ है, कॉमन वैल्यू है, कॉमन मल्टीपल है, वो कंसिडर करना पड़ता है। सो 3 और 6 के बीच में कॉमन था 6, जो दोनों जगह पे आता है। 3 और 5 के बीच में फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 15। सो 3 का आप टेबल शुरू करो, 5 का टेबल शुरू करो, फर्स्ट कॉमन फैक्टर उसमें जो दिखेगा वो है 15। सो ऐसे टाइम पे कैलकुलेशंस काफ़ी कम्बरसम हो जाते हैं। आगे देखना, द सिंपल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज यूज ऑफ इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये स्टेप्स क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल मेथड यहाँ पे क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 15 ईयर्स तक तो कैलकुलेशन नहीं करना है। अब ईयर कितने भी दिए हो, 3 5 3 7 कितने भी दिए हो, 3 8 अगर होंगे, तो ऐसे टाइम पे ये जो मेथड अब मैं बताने वाला हूँ इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया, उसको इस्तेमाल करो। बहुत आसान है और आपको इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेथड क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। इसमें हम क्या करते हैं सर, बहुत ही सिंपल। एक प्रोजेक्ट की लाइफ है 6 साल, दूसरे प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 साल। आप एक काम करो, हर साल की इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालो हर प्रोजेक्ट की। यानी कि अभी जो आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं ना, अभी जो आपको कैश फ्लोज दिए हुए वो ऐसे है 8 लाख, 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख, जिन सब की एनपीवी आती है 649,094। आप एक काम करो सर, आप 1 ईयर की वैल्यू निकालो प्रोजेक्ट ए की, इक्विवेलेंट वैल्यू, जो सारे 6 ईयर्स में रखते तो भी एनपीवी आपकी 649,094 ही आती। यानी कि बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब यह है सर कि आप 6 साल तक अलग अलग कैश फ्लो लो, या 6 साल में हर साल वो सेम कैश फ्लो लो जो हम निकालने वाले। लेट से अभी एग्जांपल इसमें जो देख के मैं बता रहा हूँ, लेट से हो सकता है कि वो 10 लाख है। सो मान लो आप 6 साल तक 10 लाख लो, और 6 साल तक ऐसी अलग अलग फिगर लो, कभी 8, कभी 14, कभी 13, कभी 12। दोनों से एनपीवी जब निकालोगे तो सेम आनी चाहिए। इसका मतलब अगर 6 साल तक 10 लाख भी होती और ये 6 साल तक 8 14 ऐसी भी होती, तो भी आपके डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ता। निकालना क्या है, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट। बेसिस सेम करना है ना, तो आप आगे बढ़ने की बजाय 6 और 3 18 करने के बजाय, या 6 और 4 अगर होते तो आप क्या करते, 20 करते, 24 करते, या फिर 3 और 5 होते तो 15 करते। 15 करने के बजाय आप हर प्रोजेक्ट में सिर्फ 1 साल की कॉस्ट निकाल लो। अब वो निकालते कैसे हैं ध्यान देना, 3-4 स्टेप्स है जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एनपीवी निकाल लो दोनों प्रोजेक्ट की, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाली हुई है। कंप्यूट एनपीवी यूजिंग द WACC और डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है निकाल लेंगे।
compute present value annuity factor of discounting factor used above for the period of each project. सबसे पहले बोलता वो कि एनपीवी निकालो, सबसे पहले वो बोलता कि एनपीवी निकालो, ठीक है, एनपीवी निकालेंगे, निकाल लिया। उसके बाद बोलता कि सर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लो। एक सेकंड होल्ड करना। बस आप एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, सो सबसे पहले आपने स्टेप ले ली सर, एनपीवी निकाल लिया, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना बस। और उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मतलब उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो। किसका सर, उसी प्रोजेक्ट ए का। कितने साल के लिए सर, अगर ये 6 साल के लिए प्रोजेक्ट है तो 6 साल का एन्युटी फैक्टर निकालेंगे, 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर निकालेंगे, और ऐसे करते करते हम आंसर निकालेंगे। सो पहला स्टेप देखो, एन्युटी फैक्टर निकालना है आपको। 12% का 3 साल से निकाल लेता हूँ पहले। ध्यान देंगे सर, मेमोरी क्लियर। 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस। 3 साल का एन्युटी फैक्टर है 12% से 2.40183, ठीक है, ये रहा। अरे यार क्लियर कर दिया, 2.40183 आप अपने इसमें निकाल के देखना। तो मैंने यहाँ ले लिया सर 2.40183। इसका आंसर सारा का सारा आपको स्लाइड से लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे अब रफ कैलकुलेशंस में ही बता रहा हूँ ये सब। आगे बढ़ते हैं, 6 साल का निकालेंगे हम। 1 डिवाइड बाई 1.12 एक इक्वल टू हो गया m प्लस 1 2 3, अरे तेरी गलत बटन दब गया। 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस 2 3 4 5 6। So 4.111 is the annuity factor. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ अब मैं यहाँ पे। इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया, हमारा एन्युटी जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अच्छा, किसी भी चीज़ की जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो हम कैसे निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये एनपीवी आया था हमारा, ठीक है, एनपीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी को लेके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हमको एनुअलाइज्ड फिगर चाहिए इसलिए एन्युटी का निकाल रहे हैं, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सो ध्यान देंगे पहला वाला 649,049,
पहली वैल्यू कितनी आई थी 649,049। आप एन्युटी निकालनी है और 4.111 आपका एन्युटी फैक्टर है 6 साल का। इससे आएगा क्या सर? मतलब आपने पहले क्या किया, जो कैश फ्लोज अलग अलग दी हुई थी उससे आपने निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है और इसको, ये जो सारी फिगर हम एक जगह लेके आ गए हैं, अब उसको वापस भेजना है, लेकिन इक्वल फिगर करके भेजना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। सो इससे आपकी एन्युटी आएगी 649,049 डिवाइडेड बाय 4.111 157,881। ये क्या है? देखने तो एक बार। 649,094 था ना, बराबर है 649,094 और 157,881। अब ये क्या है, ध्यान से समझो बात को, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, यहाँ पे समझ जाओगे तो बहुत आसान है। यहाँ है 20 लाख, कितना, सॉरी 40 लाख का स्पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद 8, 14, 13, 12, या फिर मैं ना शॉर्ट में लिखता हूँ 8, 14, 13, 12, 8, 14, 13, 12, 11, 10, 10। आपने क्या किया सर, आपने ये तो 40 तो अपनी जगह पे है ही है, आपने 8 को, 14 को, 13 को, 12 को, या फिर मैं एक इसमें 8, 14, 13, 12, 11, 10 सबको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गए, ठीक है। और इन सब का मिला के आपने एनपीवी निकाला, जो कि आ रहा था सर 649,094, 649,094, या फिर मैं लिख लूँ 6.49, क्योंकि मैं 2 डेसिमल में ही वो ले रहा हूँ, ऊपर भी इतना आपका एनपीवी आया। और उसके बाद हमने जो नई अप्रोच फॉलो की, उसमें क्या किया, इस 649,049 को वापस अपने अपने 6 साल में भेज दिया। वापस भेज दो, पहले तो खींच के लेके आए, अलग अलग था, फिर सेम किया, मिक्स किया और फिर वापस भेज दिया, ठीक है। अब वापस भेज दिया तो कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी, जब हमने वापस एनुअलाइज निकाला वो थी 157,881। सो फिलहाल के लिए मैं 1.57,881 ऐसा लिख रहा हूँ। आप अब इन कैश फ्लोज को एनालाइज करो, ठीक है। मैं रेड वाला पार्ट हटा रहा हूँ वापस जानबूझ के। इन कैश फ्लोज को आप एनालाइज करो, और अगर आपको प्रैक्टिस करके देखनी है तो घर पे प्रैक्टिस भी करके देखना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। हमारी क्वेश्चन में हमको ये सिचुएशन दी गई थी, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। दोनों ही केसेस में प्रेजेंट वैल्यू आपकी 6.49 ही आनी है, यानी कि सेकंड वाली सिचुएशन, पहले वाली सिचुएशन दोनों सेम है, सिर्फ दूसरी वाली सिचुएशन में कैश फ्लोज को मैंने इक्वल कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आगे भी अगर वापस 6 साल के लिए मैंने ये अगर प्रोजेक्ट लेना है, तो वापस मैं ऊपर वाले केस में क्या लिखूंगा, वापस 40, 8, 14, 13, 12 हो गया। लेकिन सेकंड वाले केस में मैं यही चीज कंटिन्यू करूंगा, 1.57881, 1.57881, 1.57881। अब मैं पूरी लाइफ तक आगे बढ़ाते जाओ और आप एक ही चीज लिखते जाओगे, 1.57881, 1.57881। यानी प्रोजेक्ट बी को पूरे लाइफ कंडक्ट करने, प्रोजेक्ट ए को पूरे लाइफ ऑपरेट करने का हर साल का खर्चा, सॉरी हर साल का फायदा अपन को उसमें कितना मिल रहा है, 1.57881 आ गया। अब इसी तरह से प्रोजेक्ट बी का निकाल लो।
प्रोजेक्ट बी का अगर आप ये से निकालते हो तो एनपीवी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, उसका एनपीवी है 515,488, ठीक है। एन्युटी निकालनी है और इसका एन्युटी फैक्टर आ रहा है अपन को 2.40183, ठीक है। सो एन्युटी कितनी आएगी इस केस में, 214,626, यानी प्रोजेक्ट बी में हर साल का खर्च फायदा जो है वो है 214,626। सो इस केस में देखो 1 2 3 1 2 3, अब आपने यहाँ पे 20 डाले, फिर 7 13 और 12 आया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 2.14 आपको हर साल मिलेगा, ये मतलब होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से वापस से कंटिन्यू करोगे तो 20 7 12 13 ये सब चालू हो जाएगा किस्सा। अब आप ये लाइफ टाइम शुरू रखो और इसमें भी क्या आएगा आपका यहाँ पे 2.14 2.14 और 2.14, मतलब क्या निकल रहा पता है, प्रोजेक्ट ए हो या प्रोजेक्ट बी हो, लाइफ टाइम अगर इस प्रोजेक्ट को आप चालू रखते हो या इक्वल लाइफ तक भी ले लो, हर साल प्रोजेक्ट ए में कमाई कितनी हो रही है इक्विवेलेंट टर्म्स में 1.57 और प्रोजेक्ट बी में कितनी हो रही है 2.14, तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि अब आपके पास में बेस जो है सेम है कि हर साल की कमाई कितनी। आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि हर साल की कमाई कितनी या कैश फ्लो कितना, लेकिन मैं इसको देख के इक्विवेलेंट वाली वैल्यूज़ को देख के बता सकता हूँ कि हर साल मेरी कमाई प्रोजेक्ट बी में ज़्यादा हो रही है। सो प्रोजेक्ट ए को 6 साल चलाने के बजाय प्रोजेक्ट बी को मैं 3 साल और फिर से 3 साल चलाऊंगा ताकि उसमें मेरा फ़ायदा ज़्यादा हो। सो इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, ठीक है, प्रोजेक्ट ए का फ़ायदा आ रहा है 1.57881 और प्रोजेक्ट बी में आ रहा है 2.14 ले लो मिलियन। ये सारी रफ वर्किंग है, कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे ऐसे टाइम पे, प्रोजेक्ट बी। सो मैं वापस से समराइज़ करके बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट ये जो इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया है वो क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्यूट एनपीवी यूजिंग डब्ल्यूएसीसी और डिस्काउंटिंग रेट, डब्ल्यूएसीसी और डिस्काउंटिंग रेट यूज करके आप एनपीवी तो निकाल लो, उसके बाद में कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% का एन्युटी फैक्टर निकालो यूज्ड अबव फॉर द पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट, यानी 6 साल है तो 6 साल का एन्युटी फैक्टर, 3 साल है तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर। लास्ट, डिवाइड द वैल्यूज कंप्यूटेड अंडर स्टेप ए बाय पीवीएएफ एज कंप्यूटेड अंडर स्टेप बी एंड कंपेयर द वैल्यूज, और उसके बाद कंपेयर करो 2.14 हो रही है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप। एनपीवी 12% से प्रोजेक्ट ए की लिखी मैंने, प्रोजेक्ट बी की लिखी मैंने, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% से लिखा प्रोजेक्ट ए का और 12% से प्रोजेक्ट बी का लिखा। देखो पीवीएएफ 12% से प्रोजेक्ट ए का अलग आ रहा है और प्रोजेक्ट बी का अलग आ रहा है, क्यों सर, प्रोजेक्ट बी का 3 साल का है क्योंकि 3 साल की लाइफ है, प्रोजेक्ट ए का 6 साल का है क्योंकि 6 साल की लाइफ है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, एनपीवी ऊपर 6 साल की है तो नीचे एन्युटी फैक्टर भी 6 साल का चाहिए, एनपीवी ऊपर 3 साल की है तो नीचे एन्युटी फैक्टर भी सर 3 साल का चाहिए। जब दोनों बेसिस को सेम चीज से डिवाइड करोगे तब जाके जो नीचे वैल्यू आई है EAC वाली, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया जो आ रहा है 854 हो या 214,608 हो, ये हर साल की कमाई है हर प्रोजेक्ट में, हर साल की कमाई हर प्रोजेक्ट में या 1 साल की कमाई हर प्रोजेक्ट में। सो बताओ किसी भी 1 साल में अगर कमाना रहा तो कौन सा प्रोजेक्ट सही है, हर साल प्रोजेक्ट बी में 214 कमाना पसंद करूंगा या हर साल प्रोजेक्ट ए में 157 कमाना पसंद करूंगा, सर मैं हर साल प्रोजेक्ट बी में 214 कमाना पसंद करूंगा। नीचे देखो क्या लिखा है, 10 प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड। स्लाइड्स को एक्सेस करना, स्लाइड्स को एक्सेस करने के बाद ही ये सारा आंसर लिखना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखाया, मैंने आपको मेजरली इस वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाया है इसी क्वेश्चन की मदद से। अब यही सारी चीज़ें मैं वापस लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा, इसीलिए आपको कह रहा हूँ स्लाइड्स से आप लिख लो, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट स्पेंट 40 मिनट्स ऑन दिस एंटायर क्वेश्चन, जो कि कॉन्सेप्ट था, समझाना था, इसलिए टाइम लगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे,
सर एक तो है आपका रिप्लेसमेंट चेन मेथड जिसमें आप लाइफ सेम करते हो, दूसरा है इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया। आप बोलोगे सर रिप्लेसमेंट चेन मेथड ना बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था हमारा और वो हमको आसान भी लग रहा है, वो समझ में भी आ रहा है, तो वो ही फॉलो किया तो चलेगा क्या? चलेगा सर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो तो। लेकिन दिक्कत बताता हूँ, ये जो पहली वाली मेथड है ना, ये आपको आगे बहुत कम आएगी। सबसे ज़्यादा जो आपको सीए फाइनल में भी और आगे यूज़ होने वाली है वो है सेकंड मेथड। तो भले ही आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाए क्योंकि इसमें स्टेप्स समझनी पड़ रही है, उस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है हमको जो डिफिकल्ट जाता है ना हम उसको अवॉइड करते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं अपने आप से, फिर समझ नहीं आता, समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 दैट वी हैव सीन। पूछा कुछ था, किया कुछ और। सो नोट डाउन these आंसर्स फ्रॉम द स्लाइड्स एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बाय बाय।